जिस डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला मालूम करना है, हमें उसके लिए एक इक्वेशन चाहिए या उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला चाहिए, और उसकी तरह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के कि कैसे उनके डायमेंशनल फार्मूला लिखे जाते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं स्पीड के बाद। स्पीड के बाद हम देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है? तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वह है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। वेलोसिटी को चेंज होने में, एक वेलोसिटी को सर्टेन अमाउंट से चेंज होने में कितना टाइम लगता है, तो चेंज इन वेलोसिटी को टाइम टेकन से जब डिवाइड करते हैं तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। अब हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले हमें इस एक्सेलरेशन का फार्मूला चाहिए जो कि है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? एक्सेलरेशन के लिए सिंबल हम यूज करते हैं अगर ए, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इसको लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये एक ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ समय पहले का वैल्यू है और ये कुछ समय बाद का वैल्यू है, और वह समय है जो टाइम लिया जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम घटाएंगे तो यह वही फिजिकल क्वांटिटी बनी रहेगी, और वह फिजिकल क्वांटिटी क्या रहेगी? वेलोसिटी ही रहेगी। तो एक्सेलरेशन को फर्दर हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है? तो इसमें इन्वॉल्व है वेलोसिटी, और ये इन्वॉल्व है टाइम। यानी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक वेलोसिटी और एक जो है टाइम को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। ये वेलोसिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर हम इस वेलोसिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस एक्सेलरेशन को हम फर्दर लिखना चाहें तो क्या होगा? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। कहाँ से कहाँ तक का? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन का लेंथ कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी एक लेंथ हुआ, डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे किससे? टाइम से। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए इस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व करने पड़ रहे हैं, और ये फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ का पावर कितना, लेंथ का पावर 1 है, अकेला है लेंथ यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई टाइम इंटू टाइम, टाइम इंटू टाइम। तो हम एक्सेलरेशन को कह सकते हैं कितना होगा, लेंथ का पावर 1 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, तो ये है टाइम का पावर 2, क्योंकि टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर हो गया, और इक्वल टू लेंथ का पावर 1 टाइम का पावर डिवाइडेड बाई टाइम का पावर 2। तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं कितना, लेंथ का पावर 1 एंड टाइम का पावर कितना होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस से माइनस हो जाएंगे, तो हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ब्रैकेट बंद, लेंथ के लिए सिंबल 1, पावर है 1 तो 1 लिखेंगे, फिर टाइम के लिए सिंबल लिखेंगे लेटर टी, और इसका पावर है -2 तो यहाँ लिखेंगे -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, क्योंकि इस लेंथ का पावर 1 है, तो सामान्यतः मैथ्स के हिसाब से लेंथ का पावर रहने दें, नहीं शो करें, ऑटोमेटिकली इट इज अंडरस्टूड फॉर 1 एंड टाइम का पावर हो जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में मास का टर्म इन्वॉल्व नहीं है, और हम चाहते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूले में मास को भी शामिल करके लिखें, तो हम लिख सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि इस एक्सेलरेशन में सिंबल लिखेंगे, और जो नहीं है यानी कि मास नहीं है, तो मास के लिए हम लिखेंगे m का पावर 0, l का पावर 1 एंड t का पावर -2 पावर 2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और हम चाहते हैं ये बताना कि इस एक्सेलरेशन का डायमेंशन किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0, 1, -2 फॉर, किसके लिए, फॉर मास, लेंथ एंड टाइम। और सामान्यतः जब भी हम किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखें, तो उसमें सातों में से जो भी फिजिकल क्वांटिटी आए, उनमें ऑर्डर हम रखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं मास को, उसके बाद लिखेंगे लेंथ को, उसके बाद लिखेंगे टाइम को, उसके बाद लिखेंगे टेम्परेचर को, फिर लिखेंगे करंट को, फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, और फिर लिखेंगे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो टर्म है उसको लिखेंगे। यानी जो ऑर्डर CGPM ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का दे रखा था, उसी ऑर्डर में ही हम किसी का भी डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन में मास नहीं है और हम इसको शामिल करना चाहते हैं,
तो CGPM के अनुसार मास का जिक्र फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिस्ट में सबसे पहले हुआ है, इसलिए हम लोग मास को यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्सेलरेशन में मास नहीं है, हम शामिल करना चाहते हैं तो हम इसको टाइम के बाद शामिल नहीं करेंगे। हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऑर्डर है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जिसको CGPM ने रिकमेंड किया था, उसके अनुसार मास को हम लोग पहले रखते हैं। और चूंकि ये शामिल नहीं है, इसलिए इसका डायमेंशन हम रखते हैं 0 और बाकी का रखेंगे लेंथ, फिर रखेंगे टाइम। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बाकी के जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखे जाएं। तो कुछ एग्जांपल हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला का रखेंगे। एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। फोर्स, हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो सबसे पहले लिखना होगा फोर्स का फार्मूला। जो फार्मूला होता है फोर्स का, वह होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किन किन फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, मास का और एक एक्सेलरेशन का। तो चलिए, मास तो फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग ने ऑलरेडी देख रखा है कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला लिखेंगे, या ऐसा फार्मूला लिखेंगे जिसमें वह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आती हो। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो हम एक फार्मूला लिखते हैं फोर्स का, जो कि होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। क्लास 9th में हम लोग ने इसको डिराइव कर रखा है। तो फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अब जैसे ही ये फॉर्मूला हमारे सामने आ जाए, अब हम क्या करते हैं कि उसमें जो जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला को लिख देते हैं, और एक सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा, मेथड के द्वारा फाइनली हम उसके डायमेंशनल फार्मूला को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि फोर्स का फार्मूला लिखा, जो कि होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इन सब के हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अब हम कहेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, जैसे हम ब्रैकेट से घेरते हैं F को, तो यह रिप्रेजेंट करता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स को। कितने के बराबर होगा? इट इज, मास इन्वॉल्व है तो मास का सिंबल होगा m, और पावर कितना है? पावर 1 है, तो हम इसको लिखते हैं m का पावर 1। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख डालते हैं। क्या हो जाए डायमेंशनल फार्मूला? हम लोग ने अभी देखा है L1 t माइनस 2, डायमेंशनल फार्मूला हुआ एक्सेलरेशन का। तो अब हम इस फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। कितना? फाइनली लिखेंगे कि जितने डायमेंशनल फार्मूला अलग अलग से दिख रहे हैं, ये सब आपस में मल्टीप्लाइड है। तो हम अब फाइनली क्या करते हैं, एक सिंगल बड़े ब्रैकेट में इनको लिख डालते हैं। ये कितना होगा? m का पावर 1, l का पावर 1 एंड t का पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, m1 l1 t का पावर -2। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इतना हो गया। अब ये कितने के बराबर है? तो मास का पावर 1, लेंथ का पावर 1,
तो पावर 1 को हम हटा 1 को नहीं लिखेंगे, हम इसको लिख देते हैं कितना, लिख सकते हैं MLT-2, MLT-2, फोर्स इज MLT-2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं. वो एग्जांपल है क्या कि हम लिखना चाहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, हम लिखना चाहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का. एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल जी. तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता हो. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ gravitation, according to Newton's law of gravitation, force of attraction between the two objects is equal to how much, universal gravitational constant G into mass of first particle into mass of second particle divided by distance between the two objects. ये होता है. तो हमारे पास एक ये फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कितने के बराबर होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितने के बराबर, जैसे ये मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2. तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर इन दोनों पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो, d मीटर के बराबर हो, तो m1 को m2 अपनी तरफ f फोर्स से खींचेगा और m2 को m1 भी f फोर्स से खींचेगा. अब ये f का जो वैल्यू होता है कितने के बराबर होगा, ये होगा कैपिटल G, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 into mass of the second object m2 divided by separation between the centers of the two objects. इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच की दूरी जो कि d है. तो ये फॉर्मूला है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता हो. अब लिख लिया. अब क्या करेंगे, क्योंकि लिखना किसका है, कैपिटल जी का है, तो हम कैपिटल जी को एक साइड में रहने देंगे और दूसरे को दूसरा साइड में कर देंगे. तो इसमें काम कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2 इट इज इक्वल टू कैपिटल जी. कैपिटल जी हो गया. अब क्या करेंगे कि इस कैपिटल जी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है. तो हम इसको एक साइड रखेंगे, जो रख चुके हैं. तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं एफ डी स्क्वायर बाई m1 m2. अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जैसे ही हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इसको ब्रैकेट से घेर देंगे और इस साइड में
राइट साइड में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज दिख रही हैं उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या होगा, एफ का क्या होगा, एफ का होगा MLT-2, MLT-2 ले रखा है, इसको घेर दीजिए। डी क्या है, सेपरेशन है, इन दोनों के बीच का, सेंटर का बीच की दूरी है, यानी यह एक लेंथ है। तो हम यहाँ लिखेंगे L स्क्वायर, और ये भी मास से पहले का, ये मास से दूसरे का, तो इसको लिखेंगे m इंटू एम, एम का पावर 1 और m का पावर 2, m का पावर 1, दोनों मासेज हैं। तो फर्दर हम इसको लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं कैपिटल जी इजकल टू कितना, कितने के बराबर होगा, लिखिए जी, देखिए एम, एम लिख दिया, एल, एल स्क्वायर, तो ये होगा एल क्यू, पावर साइड हो जाएंगे, और ये हो जाएगा कि अगर इसको ऐसा न लिखना चाहें हम, तो इसको हम कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल जी इक्वल टू, लिखेंगे कितना, एम एल T-2, और ये भी एल स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई m का पावर 1, m का पावर 1, तो इसको हम लिखेंगे m का पावर 2, पावर। अब क्या होगा, कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम क्या करेंगे, अब सबको एक ऊपर ले आइए, तो क्या होगा, ये होगा कितना, m L T-2 L स्क्वायर, एंड ये जाएगा m ऊपर, तो पावर हो जाएगा -2। अब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैपिटल G, और कैपिटल G लिखने के बाद यहाँ करेंगे m का पावर कितना है, 1 है, m का पावर 1, ये -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। फिर l का पावर क्या होगा, l का पावर हो जाएगा, l का पावर ये 1, और ये क्या है +2, तो यहाँ लिखेंगे +2, जुट जाएगा, और टाइम का पावर हो जाएगा t, और ये पावर हो जाएगा -2। फाइनली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m का पावर -1, l का पावर q, and t का पावर -2। This is dimensional formula of gravitational constant। तो इस तरह से हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, बस हमें ज़रूरत होगी उस फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूले की। अब ये सारे फार्मूले हम याद नहीं रख पाते हैं, तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें पहले फिजिक्स के उस कंसेप्ट की जानकारी चाहिए, और वो जानकारी जब तक हमारे पास नहीं होगी तब तक हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को नहीं लिख सकते हैं। तो यह एक लिमिटेशन है डायमेंशनल फार्मूला लिखने की। अब फिजिक्स में मोर देन 140 के करीब फिजिकल क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि डायमेंशनल हैं, जिनके डायमेंशंस लिखे जा सकते हैं।
तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे फिजिक्स में पढ़ते चले जाएंगे, इन डायमेंशनल फार्मूले को हम लिखने की कैपेबिलिटी आती चली जाएगी, लेकिन लिखे जाएंगे इसी मेथड से। तो चलिए इस मेथड को सीखिए और फिर हम आगे बात करते हैं कि इन डायमेंशनल फार्मूले का यूज क्या है।